हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं टीजीटी साइंस जो 10 मार्च 2019 को पेपर हुआ था उसके उन क्वेश्चन को जो केमिस्ट्री पार्ट से आया हुआ है। और हमें देखेंगे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किस स्टैंडर्ड से आ रहे हैं, कौन से बुक से आ रहे हैं और कितने आसान आ रहे हैं। जब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 9th स्टैंडर्ड्स के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, कुछ क्वेश्चन ही 12th के आए हैं। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट को फॉलो कर लेंगे और हमारे वीडियोज को रेगुलर देखते रहेंगे तो साइंस के 100% क्वेश्चन आपसे होंगे। और आप देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आए होंगे। पहली बार मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने ये पेपर। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका केमिस्ट्री का ही है कि क्लोरीन क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे से थर्ड पे आती है, मतलब कि इसकी इनर्ट आरपी ज़्यादा होती है, इस नाते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। क्लोरीन का एक एप्लीकेशन ये है कि ब्लीच भी कर सकता है। और तीसरा एप्लीकेशन है कि ये पानी के शुद्धिकरण में मतलब डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑल द अबव। एक मैं शानदार बात बता दूं आपको, अगर गवर्नमेंट एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है टीजीटी और पीजीटी में जिसमें ऑप्शन ऑल द अबव है तो 99% चांस है कि वही सही होगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं ज़्यादा पता है तो आप ऑल द अबव जरूर टिक करके लाइए, आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन है डेनियल सल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 11th में भी है, जो रिडॉक्स वाला पोर्शन उसमें भी दिया गया है, और आईसीएससी बोर्ड के क्लास 9th में भी है ये। डेनियल सेल क्या होता है? जिंक और कॉपर का जो कपल सेल होता है जिसमें जिंक का एनोड होता है और कॉपर का कैथोड होता है। तो ए ऑप्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 2 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, इसमें भी आया होगा। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का है, द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट टू ए चेंज इन इट्स। जब आप फोर्स लगाएंगे जनरली तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकता है, बिल्कुल। टोटल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, जब पोटेंशियल में चेंज होगा तो टोटल में भी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज और हीट एनर्जी में चेंज हमें पढ़ना है। तो अब देखिए जब वर्क डन लगाएंगे, बाहरी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें क्या परिवर्तन लाने में योगदान करता है। तो जब फोर्स लगेगा, मान लीजिए कोई चीज़ पोजीशन में है और फोर्स लगा तो चलने लग जाएगा, तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या घट भी सकती है। तो इसका एक्चुअल ऑप्शन तो बनेगा सी। ठीक है, द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट टू ए चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो पीरियोडिक टेबल का एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा रूल कह सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल का अपने, है ना। रूल क्या है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बढ़ेंगे, और टॉप से बॉटम पे आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बढ़ेंगे। इन सबको अरेंज कर लीजिए तो सबसे यहाँ पर आपको मिलेगा आयरन, ठीक है, यहाँ पे लिथियम मिलेगा, सबसे नीचे सीजियम मिलेगा। तो सबसे नीचे सीजियम है तो सीजियम इज द आंसर है, सी आंसर है। आप इसमें जो टिक है उसमें मत जाइएगा, पता नहीं किसी स्टूडेंट का ये पेपर है तो उसने गलत भी लगाया होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हम सही आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द आर इज द रेडियस, वी इज द वेलोसिटी एंड ई इज द एनर्जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इनमें से किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं आप लोगों के सामने। देखिए जो आपके पास एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर के, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर के। तो इसका मतलब एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड, तो 1 अपान ई क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के, ऐसा कह सकते हैं, राइट। जो वेलोसिटी होता है हमारा वो जेड बाई एन होता है, तो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 बाई बी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा एन बाई जेड। सिमिलरली अब आती है क्या? रेडियस। जो रेडियस आपके पास होता आर वो होता है एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर को इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा प्रोपोर्शनलिटी टू द क्वांटम नंबर्स, तो एक तो आर प्रोपोर्शनल है 1 अपान बी, तो आर बाई बी अगर आंसर कहीं पर बनता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और आर बाई बी के साथ आर बाई बी आंसर ही नहीं है तो आर बाई ई आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा डी। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा क्या? डी आंसर बनेगा जी, आर बाई ई। अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफार्मर का फिजिक्स का पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी केमिस्ट्री पे चल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल्स इन्वॉल्व। तो आप एल्कोहल्स बना रहे हैं, एल्किल हैलाइड से बना रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन कराएंगे, SN2 करा लेंगे, सिंपल सी बात है। X को हटाइए, OH को लगाइए, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन ही तो है, तो C इज द राइट आंसर। ये भी आपके क्लास 11th के हर बुक में मिलेगा, और क्लास
10th के ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में मिल जाएगा हर जगह पे। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है भी कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी हमारा फिजिक्स का है, ये क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का है, ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9th की हर बुक में मैं दिखा सकता हूँ आपको। एमंग द फॉलोइंग द वन हैज द हाईएस्ट मास, आपको मास निकालना है। तो मास निकालने से पहले अगर आपको मोल पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके 40 ग्राम है, इसका मास दिया गया तो निकालने की जरूरत नहीं है। इसके 6 मोल हैं जी, तो N2 के 1 मोल का मास 28 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 × 28 तो 120 ग्राम तो ये हो गया, और 8 × 48 120 और 48 168 ग्राम हो गया, तो ये हाईएस्ट लग रहा है हमें। 0.2 ग्राम सिल्वर, ये तो कम है। 10 की पावर 23 ये भी आपका लगभग 12 ग्राम होगा, तो इसका आंसर बनेगा बी। मोल कॉन्सेप्ट का मैं एक अलग से सेशन लूंगा, केवल मोल कॉन्सेप्ट का एक पूरा लेक्चर होगा, जिसको पढ़ना हो वो ज्वाइन कर सकता है क्लास। मोल कॉन्सेप्ट में आपको मास्टर बना दूंगा। आप मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे जेई लेवल का हो, चाहे IIT एडवांस का हो, किसी भी एग्जाम का हो, गेट का हो, या उसका एप्लीकेशन आप इक्विलिब्रियम में करिए, आप उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रो में करिए, उसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में करिए। मेरा मानना अगर आप केमिस्ट हैं और आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको मूल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसका नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगला है द सुटेबल रिएक्शन दैट विल कन्वर्ट बेंजीन टू टॉल्यूइन। अगर बेंजीन पे CH3 लगाना हो तो सबसे बढ़िया रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराइए। उन्होंने गलत दिया है, टिक करा है किसने। अगला क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। क्लास 9 का क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे कि C/5 जो होता है हमारा, एक्चुअली में जो C/5 होता है हमारा, वो होता क्या है, F-32/9। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको F मान लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 4F = हो जाएगा -160। F = कितना हो जाएगा, -40। तो इसका आंसर बी होगा। बार बार पूछा गया, एक बार MBA के एग्जाम में आया था ये 2011 वाले पेपर में। द न्यूक्लियस ऑफ मास X एंड Y फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ मास M। देन अगर X और Y को जोड़ोगे तो उनमें से थोड़ा सा मास एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो जो नया मास आएगा इनसे थोड़ा सा कम होगा, तो M क्या होगा, X + Y से थोड़ा सा कम होगा, तो इसका आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, लेक्लांचे सेल एंड डेनियल सेल आर एग्जाम्पल। लेक्लांचे सेल क्या होता है और डेनियल सेल क्या होता है। तो लेक्लांचे सेल एक ड्राई सेल होता है, जो निपो सेल बैटरी आप लगाते थे रेडियो वाले में, उसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है एक्चुअली में, और बॉडी इसकी आपकी एल्युमिनियम की या स्टील की होती है। तो सिस्टीन का जो लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन या तो बनेगा ए या तो बनेगा सी। लेकिन डेनियल सेल क्या, वही है जो अभी पढ़ा था, जिंक कॉपर कपल, वो आप उसके अंदर साल्ट ब्रिज होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड सेल हो जाएगा। तो सिस्टीन का आंसर क्या बनेगा, सी। इन्होंने बोथ ड्राई लगाया, गलत है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन आइटम ऑफ ए गिवन, देखिए डाल्टन मॉडल भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको 9th से ही फोकस करना है। 9th 10th अच्छे से पढ़िए, 11th खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, आप पक्का TGT में आप मास्टर बन जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। डाल्टन क्या कहते थे कि जितने भी एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके जितने भी एटम होंगे वो बाई साइज, बाई शेप और बाई मास भी सेम होंगे। और ये थ्योरी फेल क्यों हो गई थी, क्योंकि बाद में आइसोबार डिस्कवर हो गई थी, जो मास की वजह से डिफरेंट होते थे। लेकिन चूंकि हमें डाल्टन के हिसाब से बनाना है, तो इसका आंसर बनेगा सही ए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जब MA थ्योरी के हिसाब से डायग्राम आप बनाओगे, तो लास्ट का जो इसका एक्चुअली होमो जो इसका होगा, होमो में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा ये। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, जो पैरामैग्नेटिक होता है ESR एक्टिव होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन PGT में पूछा गया, तो आप लोग पूछते हैं कि स्पेक्ट्रो का क्वेश्चन कैसे आ गया जी। ऐसे छोटे क्वेश्चन आएंगे PGT के सिलेबस में जो आपके BSc से रिलेटेड हो। ESR का टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ESR एक्टिव है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन का एक नाम होता है बाई रेडिकल, जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको बाई रेडिकल कहा जाता है। तो ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ बाई रेडिकल। चूंकि ऑक्सीजन की वजह से आप जिंदा हैं, तो ऑक्सीजन के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, और इस नाते इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। Among the following one which exhibit the ferromagnetism। फेरोमैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 3 से ज्यादा। एल्युमिनियम में एक भी नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो। सोडियम में एक है, सॉरी एल्युमिनियम में आप कह सकते हैं कि 3 है, और सोडियम में क्या है, 1 है,
और जिंक में 0 है, लेकिन कोबाल्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन लगभग 27 है ना, तो कोबाल्ट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कह रहा है कि एन आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग द हैंडल ऑफ ए कुकिंग वेसल मस्ट हैव। एक आपको कुकिंग वेसल का हैंडल बनाना है, किसी खाना बनाने वाले बर्तन का हैंडल बनाना है, तो हैंडल कैसा होना चाहिए भैया कि उसमें हीट ना आए, जिससे वो गर्म ना हो। अब गर्म ना हो इसका मतलब अगर उसे हीट मिले तब भी गर्म ना हो, तो जो हाई हीट लेके भी गर्म नहीं होता उसकी हीट कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। तो आंसर या तो ए बनेगा या तो डी बनेगा। अब पूछता है कि कंडक्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो जहां से सामान गर्म करेंगे वहां से हीट कंडक्ट होकर आपके पास तक आएगी, आप जल जाएंगे, तो कंडक्टिविटी इस्तेमाल कर दीजिए। तो ए इज द राइट आंसर। 21 का आंसर ए बनेगा। 21 का आंसर ए बनेगा। हिंदी भी देख लीजिए आप, खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थ में ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आईसीएसई बोर्ड का भी है, क्लास 10th का, और आपके 11th सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। 11th की हर बुक में दिया गया है। कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट। हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका एसिडिक स्थिति बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन H के जाने के बाद जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसमें 1 क्लोरीन, इसमें 2, इसमें 3, जिसमें ज़्यादा क्लोरीन उसमें ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आगे का जो आपका सोल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, है ना, क्योंकि छोटा वीडियो रहेगा तो आप आसानी से देख पाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोगों को भी फायदा मिले। मैं जितने भी टीजीटी के अभी तक पेपर हुए हैं यूपी में, वो सारे अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।